9 मई को फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने का फ़ैसला क्यों किया गया? ये मेरे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैंने बहुत से लोगों से पूछा कि एहतजाज करना था तो एहतजाज करने के लिए हर वो जगह क्यों चुनी गई जो फ़ौज के साथ जुड़ी हुई थी। एक कोर कमांडर का घर होता तो शायद कोई बात समझ आ जाती, लेकिन वो किला बाला हिसार हो, चक दर्रा हो, MM आलम एयर बेस हो या ऐसी बेशुमार यहाँ पर ISI के दफ्तर के बाहर वाली जगह हो, क्यों ऐसी जगह चुनी गई? इसके पीछे प्लान, मकसद, कोई एक चीज़ तो कहीं ना कहीं काम इस पर किया गया होगा। तो मैंने बहुत सारे ऑफिशियल से जब ये सवाल किया तो उन्होंने मुझे 2014 के धरने की मिसाल दी कि 2014 के धरने में क्या हुआ था। मैंने कहा जी क्या हुआ था बताइए। उन्होंने फिर धरने के पीछे कुछ चीज़ें बाद में लीक हुई थी। मुशाहिदुल्लाह खान, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने एक BBC को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू की पादाश में उनकी वजारत चली गई थी। और फिर इसके ऊपर शुजा नवाज़ साहब ने अपनी किताब के अंदर तहरीर किया था कि एक फॉर्मर जो ऑफिसर थे ISI के, उनका क्या रोल था। वो तफसीलात जब सामने आप रखें और फिर कुछ रिटायर्ड लोगों से इनपुट लें तो आपको पता चलता है कि एक बिगर पिक्चर के अंदर उस वक्त कॉन्स्पिरेसी ये थी कि ये धरने के नतीजे में या तो उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे जनरल राहिल शरीफ वो मार्शल लॉ लगा देंगे या उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर को उठा के बाहर फेंक देंगे या कुछ ऐसी तनाव वाली कैफियत पैदा होगी कि उसके अंदर कुछ और लोगों के जो मकासद थे वो पूरे हो जाएंगे। ये उसका एक मकसद था। राहिल शरीफ ने नवाज शरीफ को उठा के बाहर नहीं फेंका, राहिल शरीफ ने मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, तो उसके नतीजे में वो धरना आखिर में नाकाम हो गया और वो जो लोग जो ये हासिल करना चाहते थे मकासद, उनके मकासद पूरे नहीं हुए। 9 मई का एक हदफ जो मौजूदा आर्मी चीफ़ है जनरल आसिम मुनीर, वो मुमकिन तौर पर वो उसका हदफ हो सकते हैं। जिन्होंने आर्मी इंस्टॉलेशंस को हिट किया उनका एक मकसद होगा कि या तो उस वक्त आर्मी चीफ़ के ऊपर दबाव आएगा और वो स्टेप डाउन कर देंगे कि आर्मी इंस्टॉलेशंस को अटैक कर दिया गया, या वो हो सकता है इतने गुस्से में आ जाएं कि वो मार्शल लॉ लगा दें और कहें कि उठाओ इन सारों को टांग दो। तो दोनों सूरतों में कुछ लोगों के मकासद जो थे वो हासिल हो जाते। जनरल आसिम ने ये दोनों काम नहीं किए। उन्होंने उस दिन मार्शल लॉ भी नहीं लगाया, उन्होंने उस दिन स्टेप डाउन भी नहीं किया। आर्मी ने अपनी उन इमारतें जहाँ पे अटैक किया गया वहाँ से जवाबी फायर में लोगों को मारा नहीं है। अगर वो लोगों को मार देते तो उस दिन एक ऐसी कैफियत पैदा हो जाती कि पूरे मुल्क में खाना जंगी शुरू हो जाती। दिफा मजबूत तरीके से करना चाहिए था। क्या बगैर गोली चलाए भी किया जा सकता है? ये एक डिबेटेबल इशू है, इसको डिबेट करना चाहिए। जिन लोगों ने नेग्लिजेंस की उसको यकीनन एक आर्मी अपनी इंटरनल प्रोसेस से सज़ा भी देगी, लेकिन आर्मी चीफ़ अगर हदफ है तो वो आइंदा से बचेगा कैसे? और वो लोग जिन्होंने उसको निशाना बनाने की कोशिश की उनको तयन कैसे होगा और उनको कैसे ढूंढा जाएगा? एक ख़बर BBC उर्दू ने शाया की। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ की तैनाती के वक्त नादरा के रिकॉर्ड को इंटरसेप्ट करके उसके अंदर मुदाखलत करके आर्मी चीफ़ की फ़ैमिली का रिकॉर्ड हासिल करने की कोशिश की गई। ये मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग ख़बर थी। मैंने उसकी पूरी तफसील पढ़ी जाके कैसे हुआ। पता चला कि एक नामालूम शख्स ने एक नादरा के डायरेक्टर लेवल के ऑफिशियल से रब्ता कायम किया और उनके वालिद का और उनका और शायद उनके ख़ानदान के कुछ दीगर अफराद के ID कार्ड नंबर्स और पासपोर्ट नंबर्स हासिल करने की कोशिश की ताकि उनकी ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा सके और वो FIA से हासिल करने की कोशिश की गई। हो सकता है हासिल कर ली गई हो। इसी तरीके से FBR से उनकी फ़ैमिली से जुड़े हुए लोगों के, करीबी लोगों के, उनकी एहलिया, उनके वालिद, उनकी बेटियाँ, उसके टैक्स के रिकॉर्ड्स को हासिल करने की कोशिश की गई और मुमकिन तौर पर अगर उससे जुड़ी हुई कि उनके कोई फैमिली के एसेट्स होंगे उसका भी हासिल करने की कोशिश की गई होगी। फिर मैंने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे लोगों के ट्वीट्स देखे जो ये बताते हैं कि उनके ससुर का ताल्लुक झंग से था या उनकी बेटी की शादी कहाँ से हुई। तो फिर मुझे एकदम से वो BBC की ख़बर के साथ उसका ताल्लुक जो था बड़ा खुल के सामने नज़र आता है। तो ये कॉन्स्पिरेसी है क्या, इसके पीछे कौन है और इसके एंड रिज़ल्ट क्या होंगे, ये तो मेरे आज के प्रोग्राम के टॉपिक का एक हिस्सा होगा। दूसरा, एक ख़बर के ऊपर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने आज ट्वीट किया। ख़बर थी एक बरतानवी अखबार की जिसके ऊपर उन्होंने कहा कि इस ख़बर ने यह कहा है कि मैंने जनरल आसिम मुनीर को एज DG ISI इसलिए हटाया था कि वो मेरी फैमिली की करप्शन के कुछ सबूत लेकर मेरे सामने आए थे और मैंने इस बिना पर उनको हटा दिया। उन्होंने कहा ये बात गलत है, ना वो मेरे पास ऐसे कोई सबूत लेकर आए थे और ना मैंने इसकी सज़ा के तौर पर उनको हटाया। जब जनरल आसिम मुनीर को एज DG ISI हटाया गया था 2019 में, तो उस वक्त के आर्मी के जिन लोगों से हम इनपुट ले सकते थे क्रॉस चेक करने के बाद, और मैं एक से ज़्यादा ऑफिसर से इस मामले में बात कर चुका हूँ जो आपको ख़बर देने अभी जा रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जब बहरिया टाउन वाले रियाज मलिक से कुछ ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी जो उस वक्त के DG ISI ने इंटरसेप्ट की और उन्होंने जाके उस वक्त के आर्मी चीफ़ जनरल कमर जावेद बाजवा को ये बात बताई कि ये बहरिया टाउन का जो रास्ता है या जो ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स हैं
ये फ़रा गोगी की तरफ और प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रही है। मैं उनकी अहलिया का या किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता, क्योंकि जब तक वो चीज़ें आपने आंखों से ना पढ़ी हो नहीं बतानी चाहिए, लेकिन ये वो चीज़ें थी जो मुझे बताई गई। ये ख़बर, इसके ऊपर मीटिंग हुई उस वक्त के DGISI और उस वक्त के आर्मी चीफ के माबैन, और उसके बाद यही चीज़ें जो थी इमरान खान को एज़ प्राइम मिनिस्टर उनको आगाह किया गया। प्राइम मिनिस्टर, उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इसके ऊपर बहुत सीख पा हुए। फिर एक फॉलोअप मीटिंग हुई और वो कई घंटे के ऊपर जारी रही, जिसके अंदर उनकी तब्दीली का फ़ैसला किया गया जनरल आसिम मुनीर की एज़ DGISI। वहाँ से उठा के आई थिंक उनको गुजरांवाला कोर में एज़ कोर कमांडर भेज दिया गया था। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक तो जनरल कमर जावेद बाजवा ने इसके ऊपर स्टैंड लिया कि ये एक गुड ऑफिसर है और अफ़गान इशू के ऊपर और इंडिया वाली साइड के ऊपर इनकी कारकर्दगी अच्छी है। हमें 6-7 महीने के बाद इस तरीके से इनको चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो थे उस वक्त के इमरान खान, उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इनके साथ कंफर्टेबल नहीं हूँ, इनको चेंज किया जाए। वजूहात पूछी तो कहा गया कि नहीं, कोई काबिल ज़िक्र वजूहात नहीं बताई। लेकिन जो असल शिकायत थी वो वही थी कि जो बहरिया वाली ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स थी, जिसकी बाद में एक ऑडियो लीक भी हमारे सामने नजर आई कि वो 5 कैरेट वाला इशू या असल खबर वही थी। ये जो अभी तक की हमारी वेरीफाइड इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि वो वाली इंटरसेप्ट थी जिसकी बिना के ऊपर ये तलखी पैदा हुई थी। लेकिन फिर इमरान खान ने कहा कि नहीं, जब ईरान वाले विज़िट के दौरान इन्होंने मुझे कुछ नोट्स दिए थे और बड़ा इन्होंने उसके ऊपर हार्ड पोजीशन इख्तियार की थी, बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ये एज़ DGISI मेरे साथ है, इन्होंने बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था। ये नोट्स दिए हैं कि प्राइम मिनिस्टर इन्हीं लाइन्स पे बात करनी है, तो इस बिना पे आप इनको चेंज कर दें, आई एम नॉट कम्फर्टेबल विद हिम। और फिर पूछा गया कि अच्छा फिर कोई पैनल आपको भेज देते हैं, तो पैनल के ऊपर उन्होंने मानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, जो फॉर्मर DGC जनरल फैज़ थे उन्हीं को एज़ DGISI अब तैनात कर दें। तो आर्मी की तरफ से इसके ऊपर कहा गया कि नहीं, वो पहले DGC रह चुके हैं, अब किसी और को आप तजवीज़ कर दें, क्योंकि एक लंबा टेन्योर ISI के अंदर को मुनासिब नहीं होगा उनके कैरियर के लिए भी और इस हसास नौयत की पोस्टिंग के लिए भी। लेकिन इमरान खान के इसरार के ऊपर फिर जनरल फैज़ को ही DGISI तैनात किया गया। ये बहुत ही क्लासीफाइड इन्फॉर्मेशन होती है। जब हम ये सवाल जवाब करते हैं तो उस वक्त सारी चीज़ें बाज़ औक़ात आपको कन्वे नहीं कर सकते, क्योंकि एक यूनिफॉर्म शख्स बैठा हुआ है एज़ आर्मी चीफ या एक यूनिफॉर्म शख्स बैठा हुआ है एज़ ISI, तो उसके ओहदे के ऊपर बात करना कोई मुनासिब चीज़ नहीं होती। लेकिन अब ये चीज़ें वो हैं जो आज इमरान खान ने बोली, एक बरतानवी अखबार ने शाया की, और आज प्राइम मिनिस्टर ने फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ ने इसके ऊपर बात की। मैं वो भी आपको सुनाता हूँ, सुनाइएगा। शहीद आसिम मुनीर ने जब वो DGISI थे तो उन्होंने इमरान नियाजी जो उसको वजीर आजम थे उनको कहा कि आपकी एहलिया मुहतरमा करप्शन में मुलव्वस हैं, और ये उन्होंने ये बात हकायक की बुनियाद पर उनको बताई। उनको जाहिर है कि इसका बड़ा उनको गुस्सा चढ़ा, उन्होंने इसको बिल्कुल पसंद नहीं किया। यही वजह थी कि DGISI जनरल आसिम मुनीर की ट्रांसफर की, कि उन्होंने उस वक्त के वजीर आजम को कन्फ्रंट किया कि आपके अहल खाना करप्शन में मुलव्वस हैं। ये बात मेरे ज़ाती इल्म में है।